आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 में सुमेरिनी के मन के जो पाठ हैं उसका जो लघु निबंध है दे ले चुन लो। इस लघु निबंध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और इस लघु निबंध का सार हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे लघु निबंधों पर चर्चा करी। आज हम इस लघु निबंध में डेले चुन लो जो लघु निबंध है इसमें क्या क्या बताया गया है और इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें किस प्रकार प्रेरणा देती है, किस प्रकार की सीख देती है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक अंधविश्वास के ऊपर आधारित लघु निबंध है। कहते हैं कि जो अंधविश्वास होते हैं वो ऐसे ऐसे अंधविश्वास और मान्यताएं होती है जिस पर समाज आंख बंद करके विश्वास करती है और भरोसा करती जाती है, परंतु ये चीज़ें गलत होती है क्योंकि हर बात होती है सभी जगह शोभा नहीं देती, परंतु हम फिर भी आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस निबंध में क्या है और क्या नहीं है। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको समझाया था कि सार में और सारांश में बहुत अंतर है। सार अलग चीज है और सारांश अलग चीज है। सार का मतलब होता है विस्तृतीकरण और सारांश का मतलब होता है सार का 1/3। सार का 1/3 मतलब सार में से छांटी गई मुख्य बातें क्या कहलाती है? सारांश कहलाती है। तो हम सारांश नहीं पढ़ रहे हैं, हम सार पढ़ रहे हैं। करते हैं शुरू। अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। डेले चुन लो एक लघु निबंध है। कैसा निबंध है? लघु निबंध। लेखक ने डेले चुन लो निबंध में लोक विश्वासों में निहित, किसमें निहित? लोक विश्वासों में लेखक ने ढेले चुन लो। क्या चुन लो? ढेले चुन लो। और कैसा निबंध है? तो लघु निबंध है। इस लघु निबंध में किस पर? तो लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं। कैसी मान्यताओं? अंधविश्वासी मान्यताओं पर क्या की है? चोट की है। लेखक ने डेले चुन लो लघु निबंध में लोक विश्वासों में निहित, लोगों के विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर, कैसी मान्यताओं पर? अंधविश्वासी मान्यताओं पर क्या की है? चोट की है, व्यंग्य किया है, प्रहार किया है। शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक, और इनका नाटक क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर के नाटक का नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए, यदि आपको पाठ का सार याद है तो ये समझ लीजिए, पाठ में से चाहे कोई सा भी प्रश्न आ जाए और यदि हमें सार अच्छे से याद है तो हम कतई नहीं घबराएंगे, चाहे छोटा प्रश्न आ जाए चाहे बड़ा आ जाए। मान लीजिए प्रश्न आता है कि शेक्सपियर के नाटक का नाम क्या है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, या मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका नाटक है? तो इस नाटक में क्या बताया गया है? इस नाटक में एक नायिका है जिसका नाम है पोर्शिया। क्या नाम है? पोर्शिया। तो पोर्शिया ने अपने वर को बहुत सुंदर रीति से चुना। रीति का मतलब होता है ढंग। बहुत सुंदर ढंग से चुना। वर मतलब पति को बहुत सुंदर ढंग से चुना। नाटक का नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है ना।
शेक्सपियर ने जो है इसे लिखा है और नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर ये पेपर में आता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका नाटक है तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे चलते हैं। हरिश्चंद्र के नाटक। अब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो जानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और उनके नाटक का नाम क्या है? उनके नाटक का नाम है दुर्लभ बंधु। क्या नाम है? दुर्लभ बंधु। और किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और उनके नाटक का नाम क्या है? दुर्लभ बंधु। भाई साहब कहते हैं कि ये जमाना जिस जिस पर हंसा है, ये जमाना जिस जिस पर हंसा है उसने इतिहास रचा है। आज हमारे पास सुविधाएं नहीं है, परंतु हम हारे नहीं हैं, और जो हारा नहीं है वो ही एक दिन जीतता है और बिल्कुल अपनी मंजिल को पाता है। तो आप तैयार रहें। मैं जिन पॉइंटों पर अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हें अच्छे से समझे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। देखिएगा कैसे। दुर्लभ बंधु किसका नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो दुर्लभ बंधु में उस नायिका का नाम क्या है? पुरश्री। क्या नाम है? पुरश्री। इसमें क्या नाम था? पोर्शिया। और इसमें क्या नाम है? पुरश्री। के सामने 3 पेटियां हैं। पुरश्री के सामने कितनी पेटियां हैं? 3 पेटियां। एक सोने की है। अब आपसे पूछा जाए कितनी पेटियां हैं, तो 3 पेटियां। एक पेटी किसकी है? सोने की। तो दूसरी पेटी काय की है? दूसरी पेटी है आपकी चांदी की। और तीसरी काय की है? तो तीसरी है लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। उसकी मतलब अब ये उसकी सर्वनाम किसके लिए आया? पुरश्री के लिए। तो पुरश्री की क्या है? पुरश्री की क्या है? उसमें प्रतिमूर्ति। किसकी प्रतिमूर्ति है? पुरश्री की। पेटियां कितनी रखी गई है? 3। स्वयंवर है। और पेटियां कितनी है? 3। पहली पेटी काय की है? सोने की। दूसरी पेटी काय की है? चांदी की। और तीसरी पेटी काय की है? लोहे की। स्वयंवर में आने वाले से कहा जाता है, ये जो स्वयंवर चल रहा है, काय का स्वयंवर? पुरश्री का। और कितनी पेटियां हैं? 3। सोने की, चांदी की, लोहे की। और इस स्वयंवर में ये है कि जो जिस पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है, जो व्यक्ति उस पेटी को छुएगा, उस पेटी को उठाएगा, उससे किसकी शादी होगी? पुरश्री की शादी होगी। तो पढ़ते हैं आगे। स्वयंवर में आने वाले से कहा जाता है, इनमें से एक चुन लो। इन पेटियों में से कितनी चुन लो? एक। किसमें आने वालों से? स्वयंवर में आने वालों से कहा जाता है, इनमें से कितनी उठा लो? एक चुन लो। तो क्या होता है? कहते हैं ना कि जो लोग अकड़बाज होते हैं वो सोने को ही चुनेंगे, और जो लोग लोभी होते हैं वो चांदी को चुनेंगे, और जो दिलवाले होते हैं वो लोहे को चुनेंगे। तो अकड़बाज सोने को चुनते हैं, समझिएगा। जो अकड़बाज लोग होते हैं वो किसको चुनते हैं? सोने की पेटी को चुनते हैं। और उल्टे पैर लौटता है, मतलब जो अकड़बाज जो लोग होते हैं, जो अकड़बाज व्यक्ति होता है वो लोहे को चुनता है और वापिस उल्टे पैर चला जाता है, क्योंकि उससे विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उसकी प्रतिमूर्ति ही नहीं थी। किसकी? पुरश्री की। और पुरश्री जो नाटक है, पुरश्री जो नायिका है वो किस नाटक की नायिका है? दुर्लभ बंधु की। और दुर्लभ बंधु नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लोभी, अब आगे बढ़िएगा। लोभी जो व्यक्ति है वो चांदी को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? चांदी को, क्योंकि ये लोग भी घटिया हैं। कहते हैं ना कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में। लोग सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं, आखिर उसमें क्या रखा है? तो लोभी चांदी को चुनते हैं, परंतु सच्चा प्रेमी चांदी को लोभी चांदी को चुनते हैं, परंतु सच्चा जो प्रेमी है वो लोहे को छूता है। यहां थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई, मैं इसे सही कर देता हूं।
परंतु सच्चा प्रेमी चांदी को नहीं, लोहे को। क्योंकि यहां देखिए, लोभी चांदी को, मतलब लोभी जो व्यक्ति होते हैं वो चांदी की पेटी को चुनते हैं और उनसे भी उनका विवाह नहीं होता, परंतु सच्चा प्रेमी किसको चुनता है? लोहे को छूता है। किसको छूता है? लोहे को। कौन सा प्रेमी? सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी किस पेटी को छूता है? लोहे की पेटी को छूता है और गुड़ दौड़ का पहला इनाम पाता है। गुड़ दौड़ का पहला क्या पाता है? इनाम। कौन सा प्रेमी? सच्चा प्रेमी गुड़ दौड़ का पहला क्या पाता है? इनाम। और किसकी पेटी को छूता है? लोहे की पेटी को। शाबाश। अर्थात उसकी ही शादी होती है और उसकी क्या हो जाती है? शादी। किससे हो जाती है? पुरुषरी से। किससे हो जाती है? पुरुषरी से। किससे हो जाती है? पुरुषरी से। और पुरुषरी जो है, ये जो नायिका है, ये दुर्लभ बंधु नाटक की नायिका है। और दुर्लभ बंधु नाटक जो है वो किसने लिखा था? वो दुर्लभ बंधु नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में हिंदुओं में, किस काल में? वैदिक काल में हिंदुओं में ऐसी लॉटरी चलती थी। हिंदुओं में क्या चलती थी? लॉटरी, जिसमें मिट्टी के ढेलों को चुनना पड़ता था। किसके ढेलों को? मिट्टी के ढेलों को। और मिट्टी अलग अलग जगह से लाई जाती थी, जैसे वेदी की मिट्टी, मसान की मिट्टी, खेतों की मिट्टी, खलिहान की मिट्टी। मतलब मिट्टी को अलग अलग जगह से लाया जाता था और लड़की जो है उस मिट्टी को चुनती थी और उस मिट्टी के आधार पर ही उस लड़की का विवाह होता था। वो जैसी मिट्टी चुनती थी, समझा जाता था कि उस लड़की की जो संतान पैदा होगी वो वैसी होगी। समझिएगा कैसे? यदि कन्या वेदी का ढेला उठा ले, मतलब कन्या यदि वेदी की मिट्टी को उठा लेती थी, जो वेदी की मिट्टी हो उसे उठा लेती थी, तो समझा जाता था कि उसकी जो संतान होगी वो वैदिक पंडित होगी। उस की जो संतान होगी वो क्या होगी? वैदिक पंडित। यदि वो किसको छू लेती थी? वेदी की मिट्टी को। यदि गोबर चुना तो, यदि किसको चुन लेती थी? गोबर को। यदि किसको चुनती थी? गोबर को। तो पशुओं का धनी, उससे पैदा होने वाली जो संतान होगी वो किसका धनी होगा? पशुओं का। खेती की मिट्टी छू ली तो, खेतों की मतलब खेती की, तो खेती की मिट्टी छू ली तो जमींदार का पुत्र होगा। ऐसा समझा जाता था कि उसका बेटा जो होगा वो क्या होगा? जमींदार। परंतु मसान, किसकी भैया? मसान। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ था। किसकी मिट्टी को हाथ लगाना? मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था, बुरा माना जाता था, क्योंकि जो मसान की मिट्टी छू लेती थी उस लड़की से शादी नहीं होती थी, उससे शादी नहीं की जाती थी। ऐसा समझा जाता था कि वो घर आएगी तो पूरा घर जो है बिल्कुल विनाश की ओर चला जाएगा, घर का विनाश हो जाएगा, इसलिए उससे शादी नहीं की जाती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उस लड़की की शादी नहीं होती थी, उस लड़के की शादी होती थी, परंतु कैसे? फिर अन्य पुरुष फिर मिट्टी के ढेले लाता था। यदि वो लड़की अन्य ढेले को उठा लेती थी, जैसे वेदी का ढेला उठा लेती थी, तो फिर उसकी शादी हो जाती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी। लेखक का मत है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से अधिक आज की स्थिति पर निर्भर होना अच्छा है। आज की जो स्थिति है उस पर निर्भर होना अच्छा है। भविष्य की चीजों पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान में होने वाली जो चीजें हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है इसमें अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। आज भी लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए तो आज भी ऐसा चलता है कि लोगों को, आज भी अगर ऐसा देखा जाए तो लोगों को केवल क्या पसंद है? पैसे वाले, धन संपत्ति वाले या नौकरी वाले। क्यों? क्योंकि वो भी
उसी प्रकार की हरकत कर रहे हैं जैसे पुराने समय में की जाती थी। यदि हम हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मेरी जो बेटी होगी वो नौकरी वाले को ही जो है उससे शादी की जाएगी, तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी नहीं लग सकता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि अंधविश्वासी जो मान्यताएं चली आ रही है, पुराने समय में जो अंधविश्वासी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं पर व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन मान्यताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर हम मान्यताओं को ध्यान देंगे तो हमारा पढ़ना लिखना किस काम का। हम पढ़ लिख करके वास्तव में पढ़े लिखे गंवार हैं, क्योंकि हम भी यदि पुरानी मान्यताओं पर विश्वास करें और इस प्रकार का कार्य करें तो हम भी पढ़े लिखे गंवार हैं। अब आपसे ध्यान रखने योग्य बातें, आपको ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं? पहला ध्यान रखिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक किसका है? शेक्सपियर का। और इसकी नायिका का नाम क्या है? तो पोर्शिया। ठीक है। और फिर मैं आगे बात करूं, दुर्लभ बंधु नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसकी नायिका का नाम क्या है? पुरश्री। पुरश्री जो है पुरश्री के स्वयंवर में कितनी पेटियां रखी जाती है? 3, सोने की, चांदी की, लोहे की। और ये देखा जाए तो जो अकड़बाज लोग होते हैं वो किसको चुनते हैं? सोने को, इसलिए उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ता है। लोभी लोग चांदी को चुनते हैं, इसलिए उन्हें भी लौटना पड़ता है, क्योंकि एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति थी, और प्रतिमूर्ति किसमें थी? लोहे की पेटी में। तो एक व्यक्ति लोहे की पेटी को छूता है और गुड़ दौड़ का पहला इनाम पाता है, अर्थात उसी व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है। धन्यवाद। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। कक्षा आपको थोड़ी सी ऐसी दिखेगी, काली काली सी, परंतु कारण ये है कि आज लाइट नहीं आ रही है, और आप जानते हैं कि मैं किस किस चीज़ों के कारण रुकूं, लाइट नहीं आने से रुकूं। तो ऐसे तो ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि रोज आए, तो मैं तो मेरा धर्म निभा रहा हूं। क्या करें, हमारे पास इतनी सुविधाएं तो है नहीं। अभाव में भी हम प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाइट आए या ना आए हमारा काम तो चलेगा। केवल मुझे तो आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ है तो हम हर कठिनाई को जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। केवल मुझे आपका साथ चाहिए। आप इस सार को अच्छे से सीखें, और यदि मेरे द्वारा करवाया गया अध्ययन आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसे देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। जैसे मैं हटूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसे आप अपने रजिस्टर में उतार सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।